नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का जो आगामी परीक्षाएं हैं तो उनके लिए हमारा जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बैच है अक्टूबर से नवंबर, तो इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट था तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं तो वह जो नंबर दिए हैं इन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ण, शब्द, वर्णमाला या ध्वनि। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्णमाला। तो लिपि चिन्ह यानी वर्णों को ही लिपि चिन्ह, जब हम उनको लिपिबद्ध करते हैं तो वर्ण क्या कहलाते हैं? लिपि चिन्ह कहलाते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है उत्तराखंड हिंदी से संबंधित। तो वर्णमाला क्या है? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न शब्दों में सरिता का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो निम्न शब्दों में बताइए कि सरिता का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है निम्नगाह, नदी, कुंजर या तटनी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुंजर। कुंजर हाथी को कहा जाता है। बाकी जो ये और ऑप्शन है निम्नगाह, नदी, तटनी, ये सभी क्या हैं? नदी के समानार्थी शब्द हैं या सरिता के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया होगी? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और अकर्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो जब हम कविताएं सुनी सुनाई जाए तो इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि क्या और किसको, जब हम प्रश्न पूछते हैं इसमें कि क्या सुनी सुनाई जाए, तो क्या आता है उत्तर? कविताएं। किसको सुनी सुनाई जाए, तो ये इस प्रकार के जब प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं तो उसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कविताएं सुनी सुनाई जाए तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया के साथ जब कर्म होने या हो तो उसकी जो या होने की संभावना होती है तो यह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म ना हो और यह होने की संभावना भी ना हो तो यह क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। बाकी अगर प्रेरणार्थक की बात करें तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। और जो द्विकर्मक क्रिया है इसमें क्या होते हैं? 2 कर्म होते हैं। तो ये क्या है? कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसका उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हमारा कि अनहद शब्द में द पढ़ते हैं, अन उपसर्ग है, हद पढ़ते हैं या अ उपसर्ग है। तो अनहद शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन धन हद। तो इसमें क्या है? अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो अन उपसर्ग लगा हुआ है हद में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। तो अन उपसर्ग है अनहद में, और ये जो अन उपसर्ग है यह हिंदी का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण, सामाजिक और युवा, ग्रामीण, सामाजिक और युवा क्या है? आदि शब्द हैं। तो ये शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? पहला हमारा जो ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो ग्रामीण, सामाजिक और युवा ये शब्द क्या हैं इसमें? तो ये शब्द हैं संज्ञा। तो ये शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। और संज्ञा की परिभाषा की बात करें, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि का जो भाव जो प्रकट होता है जिन शब्दों से, तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया, क्रिया यानी किसी कार्य का होना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना प्रकट होता है, क्रिया कहलाती है। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ग्रामीण, सामाजिक और युवा ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पहला अक्षर ज्ञान, उसके बाद संप्रेषण, लेखन और सुनना। तो भाषा का जो अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसमें अक्षर ज्ञान भी होगा,
भाषा का कार्य क्या होगा? अक्षर ज्ञान भी होगा, लेखन भी होगा, उसका लिखना भी होगा, सुनना भी होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? संप्रेषण। यानी अब जो मौखिक, लिखित या सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से जो विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वह क्या होता है? संप्रेषण कहलाता है। तो यानी जब जो हमारे जो विचार हैं, चाहे मौखिक हो या लिखित हो या सांकेतिक हो, तो भाषा के माध्यम से उनका आदान प्रदान करना ही क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि दूसरे तक पहुँचे। तो इसमें क्या हो जाएगा? अति महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? संप्रेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, उसके बाद जिसे सुना ना जा सके, तो जिसे सुना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके और जिसे जाना ना जा सके। तो इन चारों में से उत्तर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके। वह क्या कहलाता है? अज्ञेय कहलाता है, जिसे जाना ना जा सके। ज्ञेय का अर्थ होता है जानना, तो यानी जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय आ मतलब नहीं, तो अज्ञेय क्या हो जाएगा? जिसे जाना ना जा सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही शब्द छांटिए। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है महत्वाकांक्षी, उसके बाद शिक्षणेतर, गा कृपा और अंतिम है श्रृंगार। तो इन सब में जो सही शब्द है वह है कृपा। तो कृपा क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा। बाकी श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये वाली मात्रा नहीं आती है। शिक्षणोत्तर होता है और महत्वाकांक्षी होता है, तो इसमें कृपा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि, यद्य धन अपि, यद धन अपि या यदि धन अपि। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा यदि धन अपि, और यदि धन अपि में क्या हो रहा है? ई धन औ का संधि विच्छेद हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई धन औ किसमें यह संधि विच्छेद होता है? तो यह होता है यण संधि में। किसमें होता है? यण संधि के अंतर्गत होता है। यानी ई उ या री के बाद अगर क्या आता है? भिन्न स्वर आता है तो वह क्या कहलाता है? यण संधि कहलाती है। तो ई का क्या हो जाता है? इसमें या हो जाता है, ओ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। तो यह क्या कहलाती है? यण संधि। तो यदि धन अपि में क्या हो जाएगी? यण संधि यद्यपि। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनका क्या है? जो संस्कृत में जैसे उनका प्रयोग होता है तो उसी प्रकार से क्या होता है? हिंदी में भी उनका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है वन, उसके बाद अग्नि, जेठ और नींद। तो ये वन, जेठ और नींद ये क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं तीनों, वन, जेठ और नींद। इसमें अग्नि क्या है? अग्नि संस्कृत का शब्द है और यह वर्तमान में भी क्या है? हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। तो अग्नि क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द अपगा, खेचर, भूतेश या काता। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होगा अपगा। नदी का अन्य जो पर्यायवाची नाम क्या है? अपगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा नहीं है। इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? दांतों तले उंगली दबाना, अगला है गाल बजाना, अंडे का शहजादा या नीम हकीम खतरे की जाड़। तो ये तीनों आपने सुने होंगे। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी दंग रह जाना, गाल बजाना, डींग मारना और अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन होना। तो ये तीनों क्या है? हिंदी में मुहावरे हैं। और नीम हकीम खतरे की जाड़, तो इस प्रकार का कोई मुहावरा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो घा इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीम हकीम खतरे की जाड़। अगला प्रश्न है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यानी वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन है। पहला है रंग, दूसरा खा आकाश, गा जाति और घा है अक्षर। तो इसमें वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण, रंग को वर्ण भी कहा जाता है, जाति को वर्ण भी कहा जाता है। तो जाति का अन्य नाम क्या है? इसे वर्ण भी कहते हैं। और अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? आकाश को वर्ण नहीं कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, आकाश। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है?
तो बताइए कि निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो वर्णमाला से यह प्रश्न बनाया गया है। तो पार्श्विक ध्वनि यानी जब क्या क्या होता है, हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकले। जब हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकले तो वह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, पार्श्विक ध्वनि कहलाती हैं। तो इसमें अणा, ला, रा या चा, तो इन चारों में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होगी। तो इसमें सही उत्तर होगा खा। तो ला क्या होती है, पार्श्विक ध्वनि होती है, यानी इसका उच्चारण करते समय हवा क्या है, जीभ के पार्श्व या बगल से निकलती है। तो ला क्या हो जाएगी, पार्श्विक ध्वनि। और बाकी जो अणा है और चा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। और इसमें जो ला है तो यह रा है, तो यह क्या होता है, यह लुंठित व्यंजन होता है जिसमें जीभ तालु से लुढ़क कर क्या करते हैं, स्पर्श करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि ला। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो हमें शब्दकोश के अनुसार इन सभी को क्या है, क्रम के अनुसार लगाना होगा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा संतान। तो सभी में सा है, तो आपको ये देखना होता है। उसके बाद दूसरा जो वर्ण है, तो इसमें क्या है, अंग की मात्रा आ रही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, संतान, क्योंकि शब्दकोश में सबसे पहले क्या होता है, अंग आग जो ये अनुस्वार विसर्ग होते हैं, तो सबसे पहले इनको स्थान दिया जाता है। तो संतान क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर का आ रहा है दो सकल में, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सकल आ जाएगा। फिर आ जाएगा सक्षम। तो अक्षर क्या होता है, का और सा से मिलकर बना होता है। तो जब हम शब्दकोश में इसको देखते हैं तो यह क्या आता है, का वाले वर्ग में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षर क्या हो जाएगा, तो ये सचल से पहले आ जाएगा सक्षम। उसके बाद फिर अंतिम हमारा जो शब्द है सचल आ जाएगा। तो ये क्रम क्या हो जाएगा, संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर संतान, सकल, सक्षम और सक्षम घा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद है, तो इसमें नहीं है, क्या है, भेद है। भेद बताने के लिए कह रहा है। पहला है विशेषण पदबंध, दूसरा अवयव पदबंध और तीसरा है क्रिया पदबंध। तो ये तीनों क्या होते हैं, पदबंध के भेद होते हैं। यानी जो पदबंध है उसके तीनों क्या होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा सभी। ये तीनों क्या हो जाएंगे, पदबंध के भेद। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें पहला है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, और वह क्या है, कितना सुंदर दृश्य है। इसमें क्या है, प्रश्नवाचक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, वह जब अगर विस्मय बोधक शब्द आते हैं तो उसमें क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है, इसमें लगा हुआ है। इसके बाद कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो बाकी इसमें क्या है, इसमें विस्मय बोधक शब्द लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है पर बिंदी लगी हुई है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, जिसमें बिंदी नहीं लगी हुई है। और बाकी में इसमें विस्मय बोधक नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। तो उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या होता है, आकार प्रकार का भी अंतर होता है, घटना का चयन भी होता है, और पात्रों की विविधता ये कहानी में भी होती है और ये उपन्यास में भी होती है। लेकिन जो सबसे मूल अंतर होता है वह होता है विषय और निरूपण का। तो यानी जो उपन्यास और कहानी का जो विषय होता है और उसको निरूपित करने का जो ढंग होता है, वह उपन्यास और कहानी में क्या होता है, मूल अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, विषय और निरूपण। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अंतिम में मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी का इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा 26 अक्टूबर 1936 तो 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद से भारत समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की राम की शक्ति पूजा
का प्रकाशन किया जाता है। और मूल रूप से यह इनका जो अनामिका संग्रह था, अनामिका कविता संग्रह रहता है, तो उसमें इसका प्रकाशन किया जाता है इससे पहले 26 अक्टूबर 1936 से पहले। लेकिन प्रथम बार भारत नामक पत्रिका जो इलाहाबाद से निकलती थी उसमें इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो 4 ऑप्शन है। पहला महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले हिंदी के कवि के रूप में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह दिया गया इन्हें चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा 1968 में। तो 1968 में पहली बार हिंदी के किसी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और ये मिला सुमित्रा नंदन पंत को इनकी कीर्ति चिदम्बरा के लिए। और इसके अलावा अगर इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 से प्रारंभ हुई। 1965 से यह पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके प्रथम जो विजेता थे जी शंकर कुरूप क्या है, इसके प्रथम विजेता थे जो मलयालम भाषा से संबंधित हैं। तो यानी 1965 से यह प्रारंभ हुआ। 11 लाख रुपए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती हैं। और इसमें पहले जो कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जी शंकर कुरूप जो हैं जो मलयालम भाषा से संबंधित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ग्लेशियर लेडी के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। तो ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शांति ठाकुर को। किसको जाना जाता है? शांति ठाकुर। और ये उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से संबंधित हैं और 2019 में इनको तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है शांति ठाकुर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार हेतु संबंधित वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई। तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है जिसमें निःशुल्क उपचार किया जाता है वंदे मातरम योजना के तहत। और यह योजना प्रारंभ की गई थी 2004, 2009, 2004 और 2002। तो यह योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना प्रारंभ की गई 9 फरवरी 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का 9 फरवरी 2004 को यह योजना प्रारंभ की गई और गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टेहरी में, राजकीय वेधशाला मोनेरा पीक नैनीताल में, या तो दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये देवप्रयाग टेहरी में है। राजकीय वेधशाला मोनेरा पीक ये नैनीताल में है। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर घा हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। तो ऊपर के जो का और खा क्या है, दोनों सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन का है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, इसकी बात करें तो यह देवप्रयाग में स्थित है। अगस्त 1946 में इसकी हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई और इसके संस्थापक आचार्य पंडित चक्रधर जोशी थे। तो चक्रधर जोशी द्वारा अगस्त 1946 में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई देवप्रयाग में, अगस्त 1946 में। इसके बाद राजकीय वेधशाला की बात करें तो राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल 1954 को वाराणसी में। और इसके बाद फिर 1955 में इसे स्थानांतरित करके नैनीताल में, और वर्तमान में यह मोनेरा पीक में 1961 में राजकीय वेधशाला स्थापित की गई है। और 22 मार्च 2004 से क्या है, यह भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासन है, स्वायत्त संस्थान है राजकीय वेधशाला मोनेरा पीक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं वन कष्ट अधिनियम समिति का गठन या फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 13 अप्रैल 1921। तो कब किया गया? 13 अप्रैल 1921 में। 13 अप्रैल 1921 में किया गया कुमाऊं वन कष्ट अधिनियम समिति। और इसका उद्देश्य क्या था? जो 11 से 18 तक लगातार हमारे उत्तराखंड में वन आंदोलन चलते रहते हैं, तो लगातार यहाँ पर लोगों की मांग थी कि जो ये
वनों से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए हैं तो उनमें ढील दी जाए और ग्रामीणों को उनका अधिकार दिया जाए। तो कुमाऊं वन कष्ट अधिनियम समिति बनाई जाती है और इसके अध्यक्ष पी विंडम बनाए जाते हैं और 1927-28 में वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रेवास क्या होता है। तो क्रेवास एक ग्लेशियर या ग्लेशियरों में बड़ी दरारें, हिमालयी एवलांच या संकरी घाटियाँ। तो क्रेवास क्या होता है, क्रेवास ग्लेशियरों में जो बड़ी दरारें या भ्रंश होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, क्रेवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंपेनियन ग्लेशियर स्थित है। तो राज्य में उत्तराखंड में कंपेनियन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ के पास या बद्रीनाथ के पास, गंगोत्री के पास या हेमकुंड के पास। तो कंपेनियन ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ के पास और इसी के पास स्थित क्या है, चौराबाड़ी ताल है जो 2013 में आपदा का कारण भी बना था। तो इस कंपेनियन ग्लेशियर के पास से ही ग्लेशियर की एक परत टूटती है जो गिरती है चौराबाड़ी ग्लेशियर में और उसके बाद आती है केदारनाथ या मंदाकिनी घाटी में आपदा। तो कंपेनियन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये है केदारनाथ के पास। तो इसका सही उत्तर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतारोही सविता कांसवाल ने एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया। तो पर्वतारोही सविता कांसवाल ने एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया। तो ये है 12 अप्रैल 2022, 12 मई 2022, 12 जून 2022 या 12 जुलाई 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई 2022। तो इसका उत्तर खा हो जाएगा 12 मई 2022। और सविता कांसवाल आपने हाल ही में सुना होगा कि यह उत्तरकाशी जिले से संबंधित हैं और यह जो उत्तरकाशी में निम्न के अधीन क्या कर रहे थे, उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 है तो उसमें क्या है, ये प्रशिक्षण ले रहे थे। तो उसमें द्रौपदी का डांडा 2 में भूस्खलन होता है और जिसमें इनका साथ जो ग्रुप रहता है वह उसमें दबकर मर जाते हैं। तो 46 के आसपास ये लोग रहते हैं और 27-28 के आसपास उनकी डेथ हो जाती है। तो पर्वतारोही सविता कांसवाल, तो ये यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा कब फहराया, तो 12 मई 2022 को इनके द्वारा एवरेस्ट फतेह किया गया और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो एक साथ इन्होंने 15 दिनों के भीतर यानी आधा महीने में माउंट मैकालू और एवरेस्ट पर क्या है, विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है। तो द्रौपदी का डांडा स्थित है ये उत्तरकाशी जिले में है और द्रौपदी का डांडा 2 में ही अभी हाल ही में सविता कांसवाल का निधन भी हुआ था। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना का 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना। तो स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड की योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा पहला या दूसरा या तीसरा या पांचवा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो स्वामित्व योजना का 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला उत्तराखंड क्या है, दूसरा राज्य बना और यह योजना लागू होती है 11 अक्टूबर 2020 को और इस योजना के तहत यह केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के तहत लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जाएगा और इसमें पहला जो स्थान है वह है हरियाणा का। किसका है, हरियाणा का पहला स्थान है इसमें और दूसरा हमारा उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के किस जिले में विस्तारित नहीं है। तो ट्रांस हिमालय क्या है, हमारे उत्तराखंड के जो उत्तरी जिले हैं जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ शामिल हैं। तो तीनों जिलों क्या है, ये सीमांत जिले हैं और रुद्रप्रयाग क्या है, यह सीमांत जिला नहीं है या आंतरिक जिला है। तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तरी क्षेत्र में है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में है। तो ट्रांस हिमालय रुद्रप्रयाग में नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा गा। इसके बाद अगला प्रश्न है बिनसर वन्यजीव विहार स्थित है। तो बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली और चौथा है नैनीताल। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या नैनीताल में कहाँ स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार। तो बिनसर वन्यजीव विहार स्थित है अल्मोड़ा जिले में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। और इसकी स्थापना 1988 में की गई। 45.54 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है और 200 से अधिक वन्य जीवों की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई।
तो यानी नैनीताल जो पर्वतारोहण क्लब है इसकी स्थापना किसने की? तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना, तो इसमें हमारे ऑप्शन है पहला कल्याण चंद, दूसरा चंद्रलाल शाह, तीसरा विक्रम शाह और चौथा है कोई नहीं। तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना चंद्रलाल शाह द्वारा की गई। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, चंद्रलाल शाह द्वारा। और इसकी स्थापना की गई 3 सितंबर 1968 को। 3 सितंबर 1968 को चंद्रलाल शाह द्वारा नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की गई और ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के सहयोग से इनके द्वारा स्थापना की गई। और इसका विधिवत जो उद्घाटन किया गया तो ये किया गया अक्टूबर 1968 में। तो अक्टूबर 1968 में इसका विधिवत उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन जो यूपी के गवर्नर थे बी गोपाल रेड्डी द्वारा अक्टूबर 1968 में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि 1921 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1921 में ताड़ीखेत यानी अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है हरगोविंद पंत, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा भगीरथ पांडे और चौथा है बद्रीदत्त जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा गा भगीरथ पांडे। और इसमें इनके साथ देवकी नंदन पांडे भी थे। और इस जो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय है तो यहाँ पर 3 दिन में, जब गांधी जी 1929 में कुमाऊं यात्रा पर थे तो 3 दिन उन्होंने यहाँ पर प्रवास भी किया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी द्वारा। 1906 में इन्होंने कुमाऊनी वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था 1906 ईस्वी में। और जिसमें उन्होंने इसका जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम के नाम से इन्होंने कुमाऊनी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को कौन सी बार 68वें फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को जो 68वें फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए थे तो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये कौन सी बार दिया गया? तो यह चौथी बार मिला है। तो उत्तराखंड को 2022 में 68वें फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इससे पहले 3 बार यह मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा कि बीमारी तथा उनके इलाज में काम आने वाली जड़ी बूटियां दी गई हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। पहला ज्वरनाशक, ब्रह्मी, अतिसार, घोटचक, पीलिया, किलमोड़ा और यह सभी सही हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी बीमारी में जो इलाज के लिए जो जड़ी बूटी प्रयोग में नहीं आती हैं तो इसका सही उत्तर होगा ज्वरनाशक में क्या होता है? चिरायता या सर्वविष नामक जड़ी बूटी दी जाती हैं। तो ये ब्रह्मी है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो ये गलत है, ज्वरनाशक में सर्वविष या चिरायता नामक जड़ी बूटी दी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि ओक वृक्ष की प्रजाति है। तो ओक वृक्ष की प्रजाति खरसू, मोरू, बांज या सभी? तो खरसू जो ओक वृक्ष है तो यह क्या है? यह बांज वृक्ष को कहा जाता है। और खरसू, मोरू, बांज क्या है? सभी इसी की प्रजातियां हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर घा हो जाएगा यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला किस नदी में आयोजित किया जाता है? तो मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? किस नदी पर? तो ये पहला ऑप्शन का आटागाड़, दूसरा अगलाड़, तीसरा प्राणमती और चौथा है बालखिल्य। तो इसका सही उत्तर होगा अगलाड़ नदी यानी खा हो जाएगा। अगलाड़ नदी जौनसार में मौन मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और इसके अलावा आटागाड़ की बात करें तो आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है और बालखिल्य चमोली में अलकनंदा की सहायक नदी है। तो अगलाड़ नदी में क्या होता है? जौनसार में मौन मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा? तो एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा? पहला ऑप्शन है मुक्तेश्वर, दूसरा एकेश्वर, तीसरा बागेश्वर और चौथा रामेश्वर। तो एटकिंसन ने गोल्डन वैली नाम दिया था बागेश्वर को। किसे कहा है? बागेश्वर को। यह सरयू और गोमती के तट पर स्थित है बागेश्वर, जिसे अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है करमभूमि पत्र के संपादक कौन थे? तो करमभूमि पत्र के संपादक पहला ऑप्शन भैरवदत्त धूलिया, दूसरा चंद्र सिंह गढ़वाली, तीसरा बैरिस्टर मुकुंदलाल और चौथा है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो करमभूमि नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे भैरवदत्त धूलिया।
कौन थे? भैरवदत्त धुलिया, यानी उत्तर इसका का हो जाएगा। और 1939 में इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है, 1939 में, 1939 में। तो कर्मभूमि पत्र का ये पौड़ी से निकलता था। भैरवदत्त धुलिया और तो भैरवदत्त धुलिया के प्रकाशन में या संपादन में यह पत्र प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि हिमालय की ओर बढ़ते क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो जब हम हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो उसमें ये कौन सा सही क्रम है? पहला ऑप्शन है हमारे पास केदारनाथ, सोनप्रयाग, चौराबाड़ी या गौरीकुंड। दूसरा है सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा और केदारनाथ। तीसरा है गौरीकुंड, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और केदारनाथ। और अंतिम ऑप्शन है हमारे पास रामबाड़ा, गौरीकुंड, केदारनाथ और सोनप्रयाग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। पहले सोनप्रयाग आता है, उसके बाद गौरीकुंड और उसके बाद फिर रामबाड़ा और अंतिम है केदारनाथ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय की ओर बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा? उत्तर खा इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य है। तो उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है जंगली भूक्षेत्र से, दूसरा दलदली जमीन से, तीसरा पठारी भूक्षेत्र से और अंतिम है समतल भूक्षेत्र से। तो उत्तराखंड में सौण या सैण कहा जाता है समतल भूक्षेत्र को, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। यानी समतल भूक्षेत्र को क्या कहा जाता है? सौण या सैण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? भराड़ीसैंण, पीपलकोटी, भवाली या मुक्तेश्वर। तो उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम स्थित था भवाली में। कहाँ स्थित था? भवाली, नैनीताल में स्थित था। और इसकी स्थापना की गई 1912 में। यह ब्रिटिश कालीन टीबी सैनिटोरियम था, यानी ब्रिटिश काल में जो टीबी के मरीज होते थे उनको यहाँ इलाज प्रदान किया जाता था। और इसको किंग एडवर्ड सप्तम की स्मृति में बनाया गया भवाली टीबी सैनिटोरियम को 1912 ईस्वी में, और इसका नाम भी किंग एडवर्ड सैनिटोरियम रखा गया था। और यहाँ इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं कि यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी जो वाइफ थी कमला नेहरू, तो वह यहाँ पर भर्ती रही थी 10 मार्च 1935 से 15 मई 1935 के बीच। तो यह टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? तो भवाली, नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मामूल क्या है? तो उत्तराखंड में मामूल एक आभूषण है, त्यौहार है, भूमिकर है या मेला है। तो उत्तराखंड में मामूल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गा। तो उत्तराखंड में मामूल क्या है? भूमिकर को कहा जाता है उत्तराखंड में मामूल। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन, इसमें पहला ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा बैरिस्टर मुकुंदी लाल भारत रत्न प्राप्त करता, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को भारत रत्न नहीं दिया गया था। तीसरा है जयानंद भारती, डोला पालकी आंदोलन। और अंतिम है भक्त दर्शन गढ़केसरी। तो गढ़केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, यानी जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन। तो जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। 1923 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बोरगांव से, और 1924 में राष्ट्रीय स्तर पर इसको फैलाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है जयानंद भारती को। और डोला पालकी आंदोलन क्या था? तो डोला पालकी आंदोलन, जो शिल्पकार दूल्हा दुल्हन होते थे, तो उनको डोला या पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था, तो इसी अधिकार को पाने के लिए डोला पालकी आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, पौड़ी में, देहरादून में या नैनीताल में। तो उत्तराखंड में सेवा का अधिकार आयोग स्थित है देहरादून में, और 2011 में इसकी स्थापना की गई। तो सेवा का अधिकार आयोग 2011 में बना, और इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना, तो ये अलकनंदा, यमुना, पिंडर या टोंस, ये चारों में से किस नदी पर है? तो तालुका सांकरी परियोजना ये है टोंस नदी पर। और टोंस क्या है? यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, जिसकी 2 शाखाएं हैं, और यह नेटवाड़ में इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं। टोंस नदी की 2 शाखाएं रूपिन और सुपिन है, जो नेटवाड़ में मिलती हैं। तो तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना ये टोंस नदी पर बनी हुई है देहरादून में, और ये कितनी है? 141 मेगावाट की यह परियोजना है। अगला प्रश्न है बेमेल को चुनिए, यानी गलत युग्म को चुनना है। पहला झंडा मेला देहरादून में लगता है झंडा मेला। दूसरा है गिंदी मेला, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है
पौड़ी में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद थल मेला, ये पिथौरागढ़ में लगता है। और चैती मेला कहाँ लगता है, तो ये काशीपुर में लगता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा उत्तर हो जाएगा। गिंदी मेला ये लगता है पौड़ी में लगता है, और गिंदी मेला भटपुरी मंदिर पौड़ी डांडा मंडी में लगता है। और यह मकर संक्रांति को यह मेला लगता है, गिंदी मेला। ये बागेश्वर की जगह कहाँ लगता है, पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है, तो पहला ऑप्शन है हमारा रमेश पहाड़ी, दूसरा कल्याण सिंह रावत, तीसरा बसंत पांडे और चौथा है बाबा बमराड़ा। तो रमेश पहाड़ी, कल्याण सिंह रावत और बसंत पांडे क्या हैं, ये तीनों उत्तराखंड के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं। लेकिन जो बाबा बमराड़ा है ये उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी थे। तो बाबा बमराड़ा यानी इनका पूरा नाम बाबा मथुरा प्रसाद बमराड़ा है, पौड़ी जिले से संबंधित हैं, मूल रूप से यह पौड़ी जिले से संबंधित हैं और ये उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलनकारी थे। तो ये बाबा बमराड़ा क्या है, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घा। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश की हैं। तो अल्मोड़ा मुद्राएं पंवार, चंद, कुनिंद या कतूरी। तो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं, इसका सही उत्तर है गा। तो अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित हैं, कुनिंद वंश से संबंधित हैं। कुनिंदों की हमें 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती हैं, अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। तो जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, यह मुख्यतः अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई हैं। और इनकी जो 4 मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की ही 4 मुद्राएं, ये अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखी गई हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, जो 4 मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और ये मुद्राएं किसकी, ये कुनिंदों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। पहला मसक बाजू या मसक बीन, दूसरा रणसिंगा, तीसरा डौर और चौथा है मुरली। तो मशक बीन या मसक बाजू, रणसिंगा और मुरली, ये तीनों क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक मारकर बजाए जाते हैं। लेकिन डौर क्या है, डौर थाली ये क्या है, हाथ से बजाए जाते हैं। तो डौर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा क्षेत्र के लिए सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, कपकोट, बागेश्वर, ओखलकांडा, नैनीताल, सल्ट, अल्मोड़ा और खिरसू, उत्तरकाशी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी जो स्थान हैं ये कहाँ स्थित हैं, कपकोट बागेश्वर में है, सल्ट अल्मोड़ा में है, ओखलकांडा नैनीताल में है। लेकिन खिरसू कहाँ है, ये पौड़ी में है। तो ये उत्तरकाशी में नहीं है, खिरसू कहाँ स्थित है, पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोरवा क्या है। तो डोरवा एक बुग्याल, एक औषधि, तांबा का बर्तन या पारंपरिक वस्त्र। तो डोरवा क्या है, यह एक पारंपरिक वस्त्र है जिसे उच्च हिमालय क्षेत्र में जो चरवाहे रहते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, पारंपरिक वस्त्र। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय विकास जन समिति संगठन की स्थापना कब हुई। तो पर्वतीय विकास जन समिति के संगठन की स्थापना 1950, 67, 69 या 72। तो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना होती है 1950 में। और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य की स्थापना करना होता है, यानी पृथक राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि धारसिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है। तो धारसिल शिलालेख का संबंध, ये संबंध है अनंतपाल द्वितीय से। तो अनंतपाल द्वितीय का संबंध है धारसिल शिलालेख से। और यह मंदाकिनी घाटी से यानी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। और यह जो शिलालेख है यह 1335 ईस्वी का है, 1335 ईस्वी का यह शिलालेख है। और यह अनंतपाल द्वितीय का शिलालेख है। और इसमें भिलंग घाटी के जो सोनवंशी राजा रहते हैं तो उनकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और यह धारसिल शिलालेख किसी भी परमार जो परमार शासक हैं तो उनका पहला शिलालेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल। तो गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल ये काफ़ी विवादित है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1365 से 1420, खा है 1450 से 1478, 1437 से 1477 और 1360 से 1400। तो अधिकतर विद्वान जो गरुड़ ज्ञानचंद है तो इसका शासनकाल 1416 या 1420 तक मानते हैं। तो यहाँ पर
के बाद 1477 हो गए, 1478 हो गए, 1400 हो गए। तो जो अधिकतर विद्वान क्या हैं 1416 से 20 के बीच स्वीकार करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1365 से 1420। तो यहाँ पर ये अजय रावत द्वारा जो ये शासन काल है वह दिया गया है। तो अजय रावत ने 1365 से 1420 क्या है गरुड़ ज्ञानचंद का शासन काल माना है। और गरुड़ ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली चंद शासकों में से जिसने दिल्ली जाकर फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। और इसके द्वारा सर्वप्रथम जो पंवार चंद काल में धनधान्य का जो या राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था माल परगना, तो उसकी मांग की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो राज्य के प्रमुख ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उत्तराखंड के लिए असाधारण योगदान दिया है, तो उनको सम्मानित करने के लिए उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत 9 नवंबर 2016 को की गई। तो 9 नवंबर 2016, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का 9 नवंबर 2016 को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। और यह सर्वप्रथम बद्रीदत्त पांडे को मरणोपरांत दिया गया 2016 में, और दूसरा चंद्र सिंह गढ़वाली। तो 2016 में बद्रीदत्त पांडे और 17 में चंद्र सिंह गढ़वाली को, और 9 नवंबर 2016 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। और यह उत्तराखंड के क्षेत्र में या उत्तराखंड में जो राज्य के लिए जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है, तो उसको सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाणासुर किले का नाम डैडेस के नाम पर रखा गया है। तो बाणासुर किले का नाम किसके नाम पर रखा गया है, पर्वत, वृक्ष, भगवान। तो बाणासुर क्या थे, एक राक्षस थे। तो इसका सही उत्तर खा हो जाएगा। तो बाणासुर किले का नाम बाणासुर यानी जो राक्षस था उसके नाम पर रखा गया है। और यह बाणासुर किला कहाँ है, ये चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि न्योली क्या है। तो न्योली अनुभूति प्रदान गीत या शास्त्रीय संगीत या वाद्य यंत्र या का व गा दोनों है। तो न्योली क्या है, न्योली एक अनुभूति प्रदान गीत है और यह कुमाऊं के क्षेत्र से संबंधित है। तो न्योली क्या है, अनुभूति प्रदान गीत है। तो इसका सही उत्तर का हो जाएगा। और यह कहाँ से संबंधित है, तो कुमाऊं के क्षेत्र से संबंधित है न्योली। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना। तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना तो ये की जाती है 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001। और इसका उद्देश्य क्या है, वन राजस्व बढ़ाना। तो वन तथा जो वन में खदानें होती हैं उनसे खनन कार्य करना। तो 1 अप्रैल 2001 को स्थापना की जाती है उत्तराखंड वन विकास निगम की। तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब होता है, तो ये होता है 1 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगन और चौथा है आलमगीरपुर। तो हड़प्पा में जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है तो इसका पता चलता है हमें धौलावीरा से। तो धौलावीरा से पता चलता है। और यह हड़प्पा का यह क्या है, बड़े ज्ञात शहरों में से एक है जो कि लूनी नदी के तट पर है। और यह कहाँ है, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा, जिसकी खोज 1967-68 में किसने की थी, जेपी जोशी द्वारा की गई। 1967-68 में खोज की जाती है धौलावीरा नामक स्थान से। और यह किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार निरियाकस, एनाक्रिस्ट, एरिस्टोबुलस और अंतिम है हेरोडोटस। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस क्या है, ये बाद में आता है यहाँ भारत में। तो ये क्या है, सिकंदर के समय यहाँ नहीं आया था। अगला प्रश्न है कि शिष्ट का अर्थ है। तो शिष्ट का अर्थ होता है भूमिकर। शिष्ट का अर्थ क्या होता है, भूमिकर। तो इसका सही उत्तर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है यह होता है हरिपुरा में। कहाँ होता है, हरिपुरा में होता है, फरवरी 1938 में। तो फरवरी 1938 में इसका आयोजन किया जाता है। और आईएनसी का क्या है, यह 52वां, तो 52वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और गुजरात के हरिपुरा में इसका आयोजन होता है। और सुभाष चंद्र बोस क्या है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1938 में यह अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था और हरिपुरा गुजरात में यह अधिवेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है
कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ़खरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या अली बंधुओं द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था तो ये किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा घ, अली बंधुओं के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, अली बंधुओं द्वारा। और मार्च 1919 से 21 के बीच यह आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जब अंग्रेज़ों द्वारा यानी ब्रिटिशों द्वारा तुर्की पर आक्रमण किया गया तो जो मुस्लिम थे तो इनके द्वारा इस्लाम पर आक्रमण माना गया, तो इसके उसमें क्या चलाया गया, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो यह मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा, और इसमें अबुल कलाम आज़ाद भी ये प्रमुख क्या थे, सहयोगी थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को क्या किया था, मूर्त रूप प्रदान किया था। एम.एन. रॉय क्या थे, एम.एन. रॉय इसके संवैधानिक सलाहकार थे, और बाकी महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया। तो संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है तो इसको अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है मूल संविधान बनने के बाद। तो इसको केवल एक बार संशोधित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। केवल एक बार इसमें संशोधन किया गया है, और यह भी 18 दिसंबर 1976 को आपातकाल के दौरान इसमें संशोधन किए गए। और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो केवल संशोधन कितनी बार हुआ है, एक बार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, इस 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय भाषाएं 22 भाषाओं का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची शपथ या शपथ का प्रारूप है। तो शपथ का प्रारूप किस में है, तो शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। तो ये क्या है, गलत है। इसके अलावा चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरंतरता के बारे में उपन, तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो यानी ये तीनों सही हैं। और जो दूसरा है दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में शपथ या का प्रारूप नहीं है, तो यह तीसरी अनुसूची में है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर खा हो जाएगा, दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत। तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली जो इसके प्रारंभ होता है तो ये 1919 के एक्ट से लागू होता है जब ब्रिटिश काल में, और वर्तमान में 1991। तो इसका सही उत्तर गा है, 1991 में। तो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है या तदर्थ निकाय है या असंवैधानिक निकाय है या कोई नहीं है। तो संवैधानिक निकाय, तो संवैधानिक का मतलब होता है कि मूल संविधान में उसका जिक्र हो, तो नीति आयोग का कोई जिक्र नहीं था। दूसरा असंवैधानिक, यानी संविधान से परे, संविधान से क्या है, असंवैधानिक, संविधान के उद्देश्यों से हटकर हो, तो इस प्रकार का भी नहीं है। यह तदर्थ निकाय, तो योजना आयोग क्या है, एक तदर्थ निकाय है जिसे कार्यकारी संकल्प द्वारा जिस प्रकार से क्या है योजना आयोग बना था, तो उसी प्रकार से 2015 में नीति आयोग को बनाया गया। तो ये क्या है, एक तदर्थ निकाय है जो कार्यकारी संकल्प द्वारा पारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है, तुजू दर्रा ये कहाँ स्थित है, ये मणिपुर में है, सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, और अंतिम है गौरान घाटी दर्रा। तो गौरान घाटी दर्रा ये कहाँ स्थित है, गौरान घाट दर्रा, तो ये स्थित है राजस्थान में। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, राजस्थान के सिरोही और जालोर को जोड़ता है। तो सिरोही और जालोर को जोड़ने वाला दर्रा है गौरान घाट दर्रा, और यह राजस्थान में स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरान घाट दर्रा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है। तो इसका जो मुख्यतः विस्तार है तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत
की विभाजन रेखा भी है। तो इन दोनों को अलग करने वाली श्रेणी कौन से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा हैदराबाद, तीसरा शिमला और चौथा दार्जिलिंग। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है का। ये कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई 2005-06 में। 2005-06 में इस मिशन की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है बांगर व खादर निम्न में से किस मिट्टी के मुख्य प्रकार हैं? तो बांगर व खादर क्या है? किस मिट्टी के मुख्य प्रकार हैं? तो ये हैं जलोढ़ मिट्टी के। तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं बांगर और खादर। तो बांगर क्या होता है? नदी से दूर यानी जहाँ बाढ़ नहीं आती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। यहाँ पर पहले से ही क्या होता है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र होता है और यह ऊंचाई पर स्थित होता है। खादर क्या होता है? इसमें लगातार क्या है? बाढ़ आती रहती है और नई मिट्टी इसमें जमा होती रहती है। तो इस प्रकार की यह क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। और ये किसकी मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं बांगर और खादर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और 2006 में इसकी स्थापना की गई। तो 2006 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है एटीएम। तो एटीएम को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो हम एटीएम कार्ड डालते हैं या प्लास्टिक का कार्ड होता है उसके जरिए क्या है? मुद्रा का निष्कासन किया जाता है या मुद्रा पैसे निकाले जाते हैं। तो इसलिए इस एटीएम को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक या IBRD। तो IBRD या वर्ल्ड बैंक क्या है? इसको जारी करता है। और इसका जो 2022 का शीर्षक था तो न्याय संगत वसूली के लिए वित्त क्या है? ये इसका शीर्षक था 2022 में। और 2021 में इसका शीर्षक था बेहतर जीवन के लिए डाटा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक या IBRD। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो ये है कपड़ा उद्योग। कौन सा है? कपड़ा उद्योग में क्या है? सर्वाधिक श्रम शक्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न है कि बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? तो बाजार नियम 4 ऑप्शन है एडम स्मिथ, JB से, TR माल्थस या डेविड रिकार्डो। तो बाजार नियम किसने दिया था? तो बाजार नियम दिया JB से द्वारा। तो बाजार नियम क्या है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। तो पूर्ति क्या करती है? स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। तो ये किसने कहा था? JB से ने कहा था और यही बाजार का नियम है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वियन ऑस्ट्रेलिया, लंदन ब्रिटेन या मनीला फिलीपींस। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय। और यह कब स्थापित किया गया? तो 1961 में विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो यह किसने नारा दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया 1848 में। तो 1848 में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो सम्मेलन था तो उसमें यह नारा दिया गया। और ये कार्ल मार्क्स क्या हैं? यह एक अर्थशास्त्री थे, कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक भी थे और 1848 में इन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ नामक नारा दिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी क्या है? गांधी जी की पुण्यतिथि आती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना 23 दिसंबर 2005 को की गई। तो इसका सही उत्तर क्या घ हो जाएगा? 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ 5G सेवाओं के शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि रानीपुर बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है। तो रानीपुर बाघ अभयारण्य ये स्थित है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है और यह 52,989 तो 52,989 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। तो रानीपुर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में और 52,989 हेक्टेयर भूमि में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा एफ-गैस 100 LL क्या है। तो चर्चा में रहा एफ-गैस 100 LL क्या है। तो यह क्या है? एक विमान ईंधन है या मिनी सैटेलाइट सिस्टम है या उर्वरक है या प्राकृतिक गैस संयंत्र है। तो एफ-गैस 100 LL क्या है? तो यह एक विमान ईंधन है और यह भारत का पहला स्वदेशी विकसित ईंधन है एफ-गैस 100 LL। तो इसका प्रयोग जो निजी पायलट हैं या फ्लाइंग क्लबों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और यह पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल जो विमान होते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह क्या है? यह स्वदेशी विकसित ईंधन है एफ-गैस 100 LL। अगला प्रश्न है कि रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है। तो रेडियो संचरण में FM से आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो FM का फुल फॉर्म क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 81वां, 35वां, 40वां या 72वां। तो भारत का नवाचार सूचकांक 2022 में स्थान है विश्व में 40वां। तो इसका सही उत्तर गा हो जाएगा और यह 132 में से भारत क्या है? 40वें स्थान पर है। 2021 में भारत क्या है? 46वें स्थान पर था 2021 में और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें 4 ऑप्शन है CPU, कीबोर्ड, डिस्क और प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो CPU क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगला प्रश्न है कि 1024 बाइट बराबर होते हैं। तो 1024 में कितने बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट या 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट या 1 KB के बराबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 KB में क्या होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं यानी MB होते हैं। 1 MB में क्या होता है? 1024 KB होते हैं और 1 टेराबाइट में क्या होता है? 1024 GB होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा 1 KB। अगला प्रश्न है कि CD-ROM है। तो CD-ROM क्या है? तो CD-ROM एक मैग्नेटिक मेमोरी है। तो CD-ROM क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डाटा नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि अल्टा विस्टा क्या है। तो अल्टा विस्टा क्या है? तो ये एक सर्च इंजन था याहू का। तो अल्टा विस्टा क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन था, वेब सर्च इंजन था। 15 दिसंबर 1995 15 दिसंबर 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी यानी प्रारंभ किया गया था यह सर्च इंजन अल्टा विस्टा और ये किसका है? याहू कंपनी का था। इसे 2013 के आसपास बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। तो डेटा शब्द बहुवचन है डेटम का। तो डेटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डेटम। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट के जो हिंदी, उत्तराखंड और GK GS से संबंधित प्रश्न थे। तो इसके बाद इसमें कुछ रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो उनको आप खुद कर लेगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।